हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार जुडिशरी से रिलेटेड मामले पे। साथियों, इसमें हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, जो कि आपके बिहार जुडिशरी का माइनर लॉ का टॉपिक है और हम इसी टॉपिक को डील करेंगे। इससे जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी वन लाइनर क्वेश्चन को भी डील करेंगे। साथ साथ हम इसके फैक्ट को भी एनालिसिस करेंगे कि हाँ, ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का आया है, ये कहाँ से आया था, इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी, तो इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये सीपीसी से के साथ भी इसको पढ़ा जाना चाहिए या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं पीडीएफ आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मीन्स कि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो साथियों, पहले हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हम इसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आपको बता देना चाहते हैं। फिर इस पीडीएफ को हम स्टार्ट करेंगे और जो भी वन लाइनर होगा उन सभी वन लाइनर को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में। ये साथियों, अगर एक्ट नंबर पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, इसका एक्ट नंबर भी पूछता है। अगर एक्ट नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो एक्ट नंबर होता है वो 26 नंबर का 26वें नंबर का एक्ट है। कब का? 1996 का ये 26वें नंबर का एक्ट बना था। तो ये एक्ट नंबर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया, पहला क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों कि ये किस मॉडल पे बेस्ड है, जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का है, ये किस मॉडल पे बेस्ड है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अनसिट्राल UNCITRAL ये अनसिट्राल मॉडल पर क्या है, ये बेस्ड है। ये अनसिट्राल क्या होता है साथियों? तो अनसिट्राल का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कमीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसी पे ये क्या है, इसी ट्रेड लॉ के मॉडल पे ही हमारा क्या है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को बेस्ड किया गया है। साथियों, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, तो साथियों जब हम इसकी बात करते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन की बात, तो इसमें कई प्रकार के हमको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि किस प्रकार के काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशंस को हमको देखने के लिए मिलता है, कि कितने प्रकार का आर्बिट्रेशंस होता है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन है। ये कितने प्रकार के आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन हो सकते हैं, तो साथियों अगर हम बताना चाहेंगे आपसे कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के, मीन्स अगर मेन प्रोविजंस इसके देखे जाए तो ये 5 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस कराने का कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल आर्बिट्रेशन और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। या तो पर्सनल आर्बिट्रेशन किया जा सकता है, पर्सनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन किया जा सकता है। पहला आपने देख लिया। सेकेंड वाले की अगर हम बात करते हैं साथियों कि कौन से आर्बिट्रेशन हो सकते हैं, तो सैचुरेटरी आर्बिट्रेशन भी हो सकते हैं। सैचुरेटरी आर्बिट्रेशन का मतलब होता है साथियों कि संवैधानिक जो मध्यस्थतम होते हैं उसी संवैधानिक मध्यस्थतम के बारे में बात कर रहा है। फिर थर्ड की हम जो बात करते हैं, जो काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशंस के अंतर्गत आते हैं साथियों, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस भी आ जाते हैं, जिसको कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से डील करता है। फिर जो 4th नंबर का आर्बिट्रेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन आ जाता है। और ये क्या होता है, हिंदी में इसको संस्थानात्मक मध्यस्थतम के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशंस के अंतर्गत, तो हमारे पास एडॉक आर्बिट्रेशंस आ जाता है। एडॉक आर्बिट्रेशंस का मतलब होता है साथियों जो तदर्थ मध्यस्थतम होता है। तो ये 5 प्रकार के आर्बिट्रेशंस को आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। कब? जब हम द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 को डील करते हैं। साथियों, ये तो रहा प्रोविजंस, आपने देख लिया कि कितने प्रकार के आर्बिट्रेशन होते हैं। तो 5 प्रकार के आर्बिट्रेशन को आपने देख लिया। अब इसको साथियों अगर हम सीपीसी के साथ डील करना चाहें कि ये सीपीसी के साथ कैसे डील करता है, तो साथियों कभी भी आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा होगा तो पार्ट 5 आपने जरूर पढ़ा होगा। और पार्ट 5 में आपको देखने के लिए मिला होगा, क्या चीज़ देखने के लिए मिला होगा, स्पेशल प्रोसीडिंग्स देखने के लिए मिला होगा। और स्पेशल प्रोसीडिंग किसके बारे में बात करता है, तो स्पेशल प्रोसीडिंग जो होता है वो आर्बिट्रेशंस के बारे में बात करता है। मीन्स की सेक्शन नंबर जो 89 है, कौन साथियों,
तो सीपीसी का सेक्शन नंबर 89 जो कि बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, जिसके अंतर्गत साथियों आर्बिट्रेशन शामिल होता है, कॉन्सिलिएशन शामिल होता है, साथ साथ जुडिशियल सेटलमेंट भी शामिल होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ मीडिएशन भी होता है। इन चारों चीज़ों को, पांचों चीज़ों को मिला करके क्या बनता है, हमारा सेक्शन नंबर 89 बनता है, जो क्या बात करता है, ये बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट के बारे में बात करता है। इसी में साथियों लोक अदालत को भी शामिल किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इन टोटलिटी कहा जाता है एडीआर प्रोसीडिंग। इसी को एडीआर प्रोसीडिंग कहिए या एडीआर मैकेनिज्म कहिए। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे क्या होता है, हमारा द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बेस्ड होता है। तो साथियों आपको जो मोटा मोटा जो आइडिया हमें देना था वो आइडिया मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। साथियों जब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्बिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सिलिएशन क्या होता है, जुडिशियल सेटलमेंट क्या होता है, साथ ही साथ हम बात करते हैं लोक अदालत क्या होता है और मीडिएशन क्या होगा, तो इनके लिए अलग अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं। उन सभी प्रोविजंस को हम कहीं ना कहीं डील करते हुए चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% रेलिवेंट होगा। इसलिए रेलिवेंसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं जब आप सीपीसी के साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। और सीपीसी के जब सीपीसी का भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो सेक्शन नंबर 89 के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ बताइए सेक्शन नंबर 89 के अंतर्गत क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या दिया गया है। और साथियों अगर हम बात करते हैं बेयर प्रोविजंस के, किसके बेयर प्रोविजन के, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के बेयर प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, तो साथियों इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि कितने चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, कितने सेक्शंस आपको दिए गए हैं। तो सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेक्शन नंबर 87 तक आपको दिया होता है। कितने सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 87 सेक्शंस इसमें प्रोवाइड किए होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आप भी अपने सामने बेयर एक्ट खोल करके रखे होंगे। सेक्शन नंबर 1 से लेकर के साथियों ये भी सब एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके सामने डील कर रहा हूं। सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 87 तक इसमें टोटल सेक्शंस दिए होते हैं। सेक्शन बेस्ड भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं साथियों, तो इसमें एक शेड्यूल भी दिया है, और शेड्यूल कितना है, शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 8 शेड्यूल इसमें दिया है। तो आप चाहेंगे तो ये भी देख सकते हैं, ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे आपसे, तो एमसीक्यू के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन पूछेगा कि कितना सेक्शंस है, कितने इसमें शेड्यूल दिए गए हैं, तो 8 इसमें शेड्यूल दिए गए हैं। और सेक्शंस की बात करते हैं तो टोटल 87 सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें साथियों हमको क्या देखने के लिए मिलता है, हमको अवार्ड देखने के लिए मिलता है। अवार्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, पंचाट। पंचाट हमको देखने के लिए मिलता है। कौन सा अवार्ड होता है, तो साथियों हमारे पास 2 प्रकार का अवार्ड होता है, एक फाइनल अवार्ड होता है और एक इंटरिम अवार्ड होता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे, जारी रखेंगे और एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये रेलिवेंट साबित हो और हमारे एग्जामिनेशन में अगर आए तो ये हमको क्या दे करके जाए, ये कंप्लीट मार्क्स हमको दे करके जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की हम बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार के सिलेबस में है और बस दिल्ली जुडिशियल के सिलेबस में, बाकी किसी भी स्टेट के सिलेबस में ये इसको नहीं इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। तो आपको ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रीड आउट करेंगे और एक एक चीज़ को रीड आउट करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन 1 में क्या दिया होता है, तो सेक्शन 1 में आप सभी लोगों को पता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया जाता है। किस चीज़ के बारे में बताया जाता है साथियों, तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया जाता है। ये तो सभी को पता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इस एक्ट का क्या कहा जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 कहा जाएगा। अगर हम सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो अभी हम इस पे वन लाइनर पे भी आते हैं, आप लोग परेशान ना होइए। सेक्शन नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं तो इसको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट कहा जाता है। अब देखिए वन लाइनर में क्या कह रहा है, मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 22 अगस्त 1996 को प्रवर्तन में आया। इस तारीख को अधिसूचना जारी की गई थी। किस तारीख को साथियों, तो 22 अगस्त 1996 को क्या किया गया था, एक अधिसूचना जारी किया गया था और उसी अधिसूचना के माध्यम से क्या किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। किसको, द मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 को। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है सेक्शन नंबर 2। जब सेक्शन नंबर 2 आता है तो हम किसी भी लॉ को डील करते हैं, किसी भी लॉ को हम पढ़ते हैं तो साथियों वहां पे हमको देखने के लिए मिलता है तमाम तरह के डेफिनेशन क्लॉजेज। इसी तरह से एज यूजुअल आपको यहाँ पे भी डेफिनेशन क्लॉजेज देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 2 में।
मैं यहाँ पे आपको शो भी करना चाहूँगा। जो आपके लिए रेलिवेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें हम इस बुक से आपको पढ़ाने वाले हैं, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन गलत ना हो और आपका यहाँ पे टाइम भी बर्बाद ना हो। देखिए साथियों, यहाँ पे धारा 2 परिभाषाओं के बारे में बात कर रहा है। धारा 2 में परिभाषा के बारे में बात कर रहा है। डेफिनेशन 2 के 1 के पार्ट ए में दिया है, क्या दिया है, तो मध्यस्थतम के बारे में दिया है। मध्यस्थतम का मतलब क्या होता है साथियों, तो मध्यस्थतम का मतलब होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूट से इसका मतलब होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी अस्थाई मध्यस्थतम संस्था से होता है। जैसे कि हम लोग कोर्ट से कहते हैं ना, तो कोर्ट क्या है, कोर्ट एक इंस्टीट्यूशंस है। इसी तरह से आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं 2A के अंतर्गत दिया गया है, डेफिनेशन क्लॉजेज है, 2A के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अस्थाई मध्यस्थतम संस्था होता है आर्बिट्रेशन का मतलब। अगर हम बात करते हैं साथियों 2B में देखते हैं क्या मिलता है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखने के लिए हमको मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मीन्स कि जो मध्यस्थतम करार होता है ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हमको 2B के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और अगर हम इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी चाहिए तो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो धारा 7 को यहाँ पे रेफर कर रहा है कि सेक्शन नंबर 7 में आपको मध्यस्थतम करार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम सेक्शन 7 भी डील करेंगे, वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि हाँ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉजेस है जो आपका वो है 2C है। 2C में मध्यस्थतम पंचाट के बारे में बात करता है। मीन्स की आर्बिट्रल अवार्ड्स के बारे में बात कर रहा है। अब अवार्ड के बारे में अगर बात करता है तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपको क्या होता है, फाइनल अवार्ड होता है और इंटरिम अवार्ड होता है। ये 2 प्रकार के अवार्ड्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए मध्यस्थतम पंचाट के अंतर्गत कोई भी पंचाट, कोई भी अंतरिम पंचाट भी है, इसमें कोई भी फाइनल अगर पंचाट दिया जा रहा है, वो भी कोई भी फाइनल अवार्ड अगर दिया जा रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत क्या होता है, शामिल होता है। तो साथियों ये जो भी चीज़ें, जो भी डेफिनेशन क्लॉजेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक एक मार्क्स का काम कर रहा है। ये आपको एक एक मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड करके जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे कह रहा है 2D के अंतर्गत क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मध्यस्थतम अधिकरण के बारे में बात कर रहा है। मध्यस्थतम अधिकरण का मतलब होता है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर रहा है। आर्बिट्रेशन न्यायाधिकरण के बारे में बात कर रहा है, अधिकरण के बात कर रहा है, न्यायाधिकरण के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का मतलब होता है सोल आर्बिट्रेटर भी इसमें होता है और पैनल आर्बिट्रेटर भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। देखिए मध्यस्थतम अधिकरण से एकमात्र मध्यस्थतम और पैनल अभिप्रेत है। मीन्स कि इसमें पैनल अधिकरण भी आ सकता है। मीन्स कि एक साथ कई मीडिएटर पर बैठ करके भी क्या कर सकते हैं, आपके मैटर को डील कर सकते हैं, आपके मैटर को हियर कर सकते हैं और वहाँ पे एक फाइनल या इंटरिम आपको पंचाट, जिसको कि हम लोग आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, वो अवार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सोल आर्बिट्रेटर भी करवाया जा सकता है। तो आप सभी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। साथियों एक चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया गया है जो कि 2E है। 2E के अंतर्गत आपको बताया गया है, 2E के अंतर्गत आपको कोर्ट डिफाइन किया गया है कि कोर्ट क्या होता है। कोर्ट का मतलब वही कोर्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर एंड इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कहा जाता है। उसी को आर्बिट्रेटर कोर्ट के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है हमारे पास जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे। अब 2F हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट चीज़ है। यहाँ पे कह रहा है कि 2F में इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थतम के बारे में हमको 2F के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। जब साथियों हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन को देखते हैं तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थतम से ऐसा विवादों से संबंधित कोई मध्यस्थतम अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक संबंधों से, किसी भी विधिक संबंधों से, चाहे संविदात्मक हो, चाहे किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से हो या भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए हों, उद्भूत पक्षकारों में से कम से कम एक 2 पॉइंट दिया है। कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट कर रहा है ऐसे कोई व्यक्ति है जो भारत से भिन्न किसी देश में राष्ट्रीयता है या उसका असभ्य या असभ्यता निवास है। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई आर्बिट्रेल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, मैं जैसे कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा हूँ। साथियों आप सभी को पता है कि ये 1996 में ही ये इसका ज़्यादा इन्फोर्सिएबल किया गया। पहले से ये एक्ट चला आ रहा था, कौन, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। लेकिन जो इसका मेन रूप से जो इसको इंटरप्रेट किया गया, इसको और भी इसमें सुधार किया गया। जो इसके पुराने एक्ट लागू हुए थे उसमें क्या था, कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिलता था।
किस लिए कमी देखने के लिए मिलता था? कमी इस पर्पज से देखने के लिए मिलता था कि जो हम बिजनेस करते थे, पहले हम इंट्रा टेरिटरी बिजनेस करते थे। कहाँ पे करते थे? तो इंट्रा टेरिटरी। इंट्रा टेरिटरी का मतलब ये होता है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में व्यापार कर लेते थे। बहुत होता था हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार कर लेते थे। लेकिन जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का समय आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एलपीजी मॉडल कहते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब ये राव मनोहर मॉडल बना था 1992 से लेकर के 1993 के बीच में, तो उस समय हमारे पास क्या हुआ था? हमारे पास लिबरलाइजेशन दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन दिया था और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आया। और जब ये तीनों कॉन्सेप्ट आया तो जाहिर सी बात है हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो हमारे बाजार थे, वो कहीं ना कहीं खुल गए। और जब हमारे बाजार खुल गए तो हम क्या करने लगे? हम इंटरनेशनल ट्रेड को और बढ़ावा देने लगे। हम विदेश से भी गाड़ियां मंगाने लगे, हम विदेश से मोबाइल फोन्स मंगाने लगे, हम अपना भी प्रोडक्ट क्या करने लगे? विदेश में सेल करने लगे। तो अगर इस प्रकार से अगर हम कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कहीं अपने सामान को बेच रहे हैं, कहीं सामान को खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? कहीं ना कहीं इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे वायलेट होते हैं। तो जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होगा तो हम किस देश का कानून अप्लाई करेंगे? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो ये सुविधा आपको दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप विदेशों में भी अपने सामान को बेच सकते हैं, आप विदेशों से भी अपने सामान को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये कहाँ जाएगा? क्या आप अपने डिस्प्यूट को लेकर के डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहते हैं, जहां पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किल किया जा सकता है, या फिर आप ऐसे जगह पे लेकर के जाना चाहते हैं जहां आपके ऊपर बर्डन कम हो और आपका काम आसानी से निपट सके? उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लागू किया गया 1996 में, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। इसमें व्यापक प्रावधान थे पहले भी, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। 1996 का ये एक्ट है और अभी हाल ही में 2019 में भी इसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, उसको भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 2021 में भी इसमें अमेंडमेंट कुछ किया गया, उसको भी मैं आपके लिए बताऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। तो आप सभी को पता चल गया कि ये जो हम लोग इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि मेरा कोई कॉमर्शियल मेरा एग्रीमेंट है अमेरिका में, मैं अमेरिका में अपना कॉमर्शियल एग्रीमेंट किया और वहाँ से मैं कोई भी उनके कंडीशन को ब्रीच करके मैं चला आया, वहाँ से ब्रीच करके चला आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने देश में एक मीडिएशन करवाया। मैं बार बार मीडिएशन में नहीं गया, मीडिएशन मेरा क्या हो गया? फेल हो गया। तो उनके मीडिएटर के द्वारा कोई ना कोई पंचायत, कोई ना कोई आर्बिट्रल अवार्ड तो दिया गया होगा। उस अवार्ड को वो क्या करेंगे? वो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में, हमारे इंडिया के कोर्ट ऑफ लॉ में शो करेंगे कि माय लॉर्ड जस्टिस, ये हमारे क्या थे, ये हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे थे, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं भाई साहब? ब्रीच किए हैं, और ब्रीच करने के बाद आकर के ये चिल कर रहे हैं अपने कंट्री में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में, अपने स्टेट में। आप इनको क्या करिए? आप इनके ऊपर ये जो हमारा आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया, आप इन पे इन्फोर्स करवाइए। तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने के लिए हमको मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं साथियों अपने नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन आपके पास आ जाता है जो वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि जो मध्यस्थतम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए लगता है कि हाँ वो आने के चांसेस हैं। तो साथियों अब यहाँ पे आप लोग वन लाइनर को देखिए। अभी तक तो जो कॉन्सेप्ट बताने लायक था वो कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। देखिए जैसे ये विनियमों के बारे में बता रहा है, विनियमों से इस अधिनियम के अधीन परिषद बनाए जाने गए विनियम अभिप्रेत है, जो कि संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा डाला गया। अगर हम साथियों बात करते हैं संशोधन अधिनियम जो 2019 में व्यापक संशोधन किया गया है, ये आपके लिए रेलिवेंट होगा और इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनेगा कि ये 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था ये किस लेवल का अमेंडमेंट किया गया था और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस डाले गए थे। साथ ही साथ 2021 का भी, जो 2021 का भी अमेंडमेंट किया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2019 और 2021 ये दोनों अमेंडमेंट के साथ ही हम काम करेंगे। यहाँ पे बात कर रहा है धारा 3 के बारे में। अगर धारा 3 को हम यहाँ पे डील करते हैं, सेक्शन नंबर 3 को डील करते हैं, किसके सेक्शन नंबर 3 को? तो जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 3 है वो हमको बात करता है यहाँ पे, वो यहाँ पे कह रहा है रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस के बारे में बात कर रहा है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों? रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बारे, जो लिखित संसूचना की प्राप्ति के बारे में यहाँ पे क्या करता है? सेक्शन 3 हमसे बात कर रहा है। कह रहा है जबकि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो। अगर कोई भी
पार्टी है जिनसे हम लोगों ने क्या किया, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो इसके बारे में ये बात कर रहा है। कोई लिखित संसूचना प्राप्त की गई समझी जाएगी यदि प्रेषित को व्यक्तिगत रूप से या उसके कारोबार के स्थान, अभ्यासिक निवास या डाक के पते पर परिदत्त की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि वन लाइनर फैक्ट आपके लिए इंग्लिश में मैं लेकर के आया हूँ, और इंग्लिश वाला वन लाइनर फैक्ट भी वही सेम चीज़ कर रहा है जो आपका हिंदी वाला वन लाइनर फैक्ट कर रहा था, चाहे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वाला थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 केम इनटू फोर्स ऑन 22 अगस्त 1996 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं साथियों, इसमें आप देखिए डेफिनेशन क्लॉजेज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे दे रहा है आर्बिट्रेशन हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 2A के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 2B में इसको डिफाइन किया गया। आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 2C के अंतर्गत इसको दिया गया। एक एक चीज़ों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर यहाँ पर देखिए आप, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 2D के अंतर्गत। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 2F में यह डिफाइन किया गया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 2G के अंतर्गत ये आपको डिफाइन किया गया। तो साथियों आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है इसमें, अब सेक्शन नंबर 4 पे आप आइए। सेक्शन नंबर 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, जो सेक्शन नंबर 4 हमारा बात करता है किसका, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का। ये बात करता है वेवियर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्शन के बारे में। जो वेवियर, हम अपने राइट को क्या वेव कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, कह रहा है धारा 4 के अंतर्गत परित्याग का सिद्धांत निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगा। अब कौन कौन से कंडीशंस बताए गए हैं जहाँ पे लागू नहीं होगा, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है यदि मध्यस्थतम करार या मध्यस्थतम खंड शून्य या शून्यकरणीय हो तो ये लागू नहीं किया जाएगा, आप परित्याग नहीं कर सकते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। सेकंड करा, यदि मध्यस्थतम करार में अथवा पंचाट निर्मित में किसी अनिवार्य विधि के प्रावधान का उल्लंघन किया गया हो तो ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट करा, यदि अधिकारिता का आधारभूत अभाव हो तो उसे मौन स्वीकृति अथवा परित्यजन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है साथियों, सेक्शन नंबर 5 आ जाता है, और सेक्शन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। सेक्शन नंबर 5 में कह रहा है एक्सटेंड ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशंस के बारे में बात कर रहा है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, जो एक्सटेंड होता है जुडिशियल इंटरवेंशंस, मीन्स की हिंदी में देखिए न्यायिक मध्यक्षेप का विस्तार के बारे में बात कर रहा है। ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स बेस्ड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर का मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साथियों अगर हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 6 में क्या कर रहा है, तो प्रशासनिक सहायता के बारे में बात कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इसको कहा जाता है इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस क्या करता है, मध्यस्थतम अधिकरण मध्यस्थ की कार्यवाही को सुकर, सरल, आसान बनाने के लिए उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता के लिए प्रबंध करता है। ये क्या करता है, ये हमारे जो भी हमारे बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को क्या करता है, ये कम करता है, आसान बनाने का ये प्रयास करता है। कौन, जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है, जिसको हम लोग एडीआर मैकेनिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साथियों एडीआर मैकेनिज्म का इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडीआर मैकेनिज्म से काफ़ी मामलों को क्या किया जा रहा है, इस समय रिसेंटली सॉर्ट आउट किया जा रहा है। जब हम फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश जो हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं वो एडीआर मैकेनिज्म में ही पहले भेजे जाते हैं। इसलिए एडीआर मैकेनिज्म में भेजे जाते हैं कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग या मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम शादी को सेव करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि डाइवोर्स फटाक से दिला दिया जाए, नहीं, पहले आप जाइए कहाँ पे, एडीआर मैकेनिज्म को आप फॉलो करिए, मीन्स कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को आप फॉलो करिए। अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंतर्गत अगर आपके मामले को सेट असाइड कर दिया जा रहा है, मीन्स कि वहाँ पे सॉल्व करा दिया जा रहा है, तो आप क्या होंगे, आप कोर्ट के झंझट से बच जाएंगे और आपकी शादी क्या हो सकता है, सेफ हो सकता है। अगर वहां पे भी आपका मीडिएशन फेल हो जाता है तब वो कहां पे आएगा, डायरेक्ट तब वो कोर्ट में आएगा, और कोर्ट में दोनों पार्टीज क्या करेंगी, उस दोनों पार्टीज के द्वारा वहां पे केस फाइल किया जाएगा, सूट फाइल किया जाएगा अपना, और दोनों पक्षों का हियरिंग कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए पहले मीडिएशन कराया जाता है कि दोनों पक्षकार क्या करें, आपस में अगर समझ जाते हैं, बात बन जाती है, तो यहाँ पे इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोर्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा कोर्ट के ऊपर। इसीलिए मीडिएशन का प्रोसेस को रखा गया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन आ जा रहा है तो सेक्शन 7 आ जा रहा है। इसमें मध्यस्थतम करार के बारे में बात करता है, एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। जब जब एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल,
साथियों ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी हम एग्रीमेंट करेंगे तो 1872 कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 हमारा क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। जिसमें हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हैं सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, वो सारे कंडीशंस आपको यहाँ पे भी देखने पड़ेंगे। देखने का मतलब क्या तात्पर्य है कि अगर कहा गया है जिस मीडियम में आपसे कहा गया है उसी मीडियम में आप क्या करेंगे, संसूचना को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है, मध्यस्थतम करार का अभिप्राय पक्षकारों द्वारा अपने मामले को मध्यस्थतम के समक्ष प्रस्तुत करने के करार से है। किसके द्वारा है, तो मध्यस्थतम द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने के करार से पहला करार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह संविदात्मक मामलों तक ही सीमित हो, अर्थात पक्षकार अपने व्यक्तिगत मामलों के समाधान हेतु मध्यस्थतम करा सकते हैं। व्यक्तिगत जिसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी शामिल है, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आप मीडिएशन करा सकते हैं। सिर्फ कॉमर्शियल के लिए नहीं हो सकता, ये लैंड डिस्प्यूट्स के लिए भी मीडिएशन कराया जाता है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स के लिए भी डिस्प्यूट कराया जाता है, फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए भी क्या कराया जाता है, मीडिएशन कराया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, करार के लिए यह आवश्यक है कि वह लिखित हो, अर्थात मध्यस्थतम करार मौखिक नहीं हो सकता। ये बातें आपको जानने इंपॉर्टेंट है और आपके लिए रेलिवेंट भी होगा कि जो भी हम करार करते हैं, जो भी हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हैं, किस किस की बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, वो रिटन होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन रिटन इट कंटेंट इट, उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है, तो उसमें अगर हम कंटेंट की बात करते हैं साथियों, तो उसमें हो सकता है डॉक्यूमेंट हो सकता है साइन बाय दी पार्टीज। क्योंकि जब हम लोग कभी मीडिएशन, कभी आप लोगों के द्वारा अगर मीडिएशन सेंटर गया, आप लोग कभी गए हों, कभी मीडिएशन सेंटर को आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो वहाँ पे देखे होंगे कि वहाँ पे एक न्यूट्रल टाइप के पर्सन को बैठाया जाता है। न्यूट्रल पर्सन मीन्स कि पर्सन न्यूट्रल नहीं होता है, जब वो उस पोस्ट पे, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो वो एट द टाइम क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रल व्यवहार करते हैं। न्यूट्रल का मतलब कि वो किसी भी पक्षकार से अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ का मतलब ना वो पार्टी ए को जानते हैं ना वो पार्टी बी को जानते हैं, दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को सुनेंगे और सुनने के बाद वो क्या देंगे, अपना एक निर्णय देंगे। जो वो निर्णय देते हैं उसको पंचाट के नाम से जाना जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये पहली बात आपको हो गई। वहाँ पे जब कभी भी आप देखते होंगे जब मीडिएशन होता है तो वहाँ पे दोनों पार्टीज आती है, तो दोनों पार्टीज से रिटन में उनका सिग्नेचर कराया जाता है। इसमें पार्टीज का रिटन में सिग्नेचर कराया जाता है, इसीलिए इस चीज़ को क्या कराया जाता है, इसको रिटन करने की यहाँ पे बात की जा रही है। निम्नलिखित को लिखित रूप में मध्यस्थतम करार माना जाएगा। किस किस को, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया कोई दस्तावेज, इसको माना जाएगा कि आपने रिटन किया है। नेक्स्ट दे रहा है, पत्रों का आदान प्रदान, टेलेक्स, तार, संसूचना या ऐसे अन्य साधन, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से संसूचना भी शामिल होता है। किसके अंतर्गत, तो जब हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कराते हैं तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इंक्लूड करके रखा जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन भी होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किसी भी मीन्स से हो वहाँ पे कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है, इंक्लूड करके रखा जाता है। आगे साथियों इसमें कह रहा है, दावे और प्रतिदावे, दावे और प्रतीक्षा के कथन के आदान प्रदान में जिसके करार के बारे में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया हो और दूसरे पक्षकार के द्वारा उससे इनकार नहीं किया गया, ये सारी बातों को क्या किया जाता है, जो मीडिएटर साहब होते हैं वो सारे बैठ करके ये बातें, उन दोनों की बातें जो भी सुनते हैं वो लिखते हैं और उसके आधार पर एक क्या करते हैं, एक अवार्ड यहाँ पे पारित करते हैं। मध्यस्थतम खंड वाले किसी दस्तावेज के प्रति किसी संविदा में निर्देश मध्यस्थतम करार का गठन करने या करेगा यदि संविदा लिखित रूप में है और निर्देश ऐसा है जो उस मध्यस्थतम खंड को संविदा का भाग बना देगा। नेक्स्ट आगे कहता है, धारा 8 की बात करते हैं साथियों। जब हम धारा 8 को यहाँ पर देखते हैं तो धारा 8 के अंतर्गत बात करता है, पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स की बात कह रहा है कि जहां मध्यस्थतम करार हो वहां मध्यस्थतम के लिए पक्षकारों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति भी यहाँ पे क्या की गई हो, प्रोवाइड की गई हो। आगे देखिए, किसी न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष ऐसे मामले लाए जाते हो, किसके समक्ष साथियों, तो न्यायिक प्राधिकारी की बात कर रहा है, जो किसी मध्यस्थतम का कोई पक्षकार या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति जो विवाद के साथ पर अपना प्रथम कथन जिस तारीख को प्रस्तुत करता है उस तारीख को पूर्व या कथन करना होगा और उसका विवाद मामला एक वैध मध्यस्थतम करार के अधीन मध्यस्थतम के समक्ष विचाराधीन है तो विवाद मध्यस्थतम को निर्दिष्ट करेगा, चाहे उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय के निर्णय, किसी डिक्री या आदेश के ही क्यों ना हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि पावर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, पावर टू पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें साथियों तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन को दिया है
कर हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट अमेंडेड इन 2016 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 दिया था, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 आपके पास शेड्यूल दिए हुए हैं। नेक्स्ट कर हाउ मेनी शेड्यूल्स आर अंडर देयर इन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बिफोर 2016 अमेंडमेंट इन हाउ मेनी शेड्यूल। तो 3 शेड्यूल पहले दिया करते थे, लेकिन अब जो अब अमेंड कर दिया गया इसके अंतर्गत अब कितने शेड्यूल्स हैं, तो टोटल 8 शेड्यूल आपके बेयर एक्ट जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे 8 शेड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट 2060 वाज इन फोर्स रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन 23 अक्टूबर 2015 से ये क्या हो गया, इसको लागू किया गया। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जजमेंट गिवन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। यहाँ पे जो जजमेंट देते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको क्या कहा जाता है, उसको फाइनल जजमेंट के नाम से जाना जाता है। द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे इट इज़ डिलीवर्ड। सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। सेक्शन 6 में आप लोगों ने देखा था, सेक्शन 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है साथियों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको हिंदी में ऑब्जर्व कर लिया है, तभी आगे बता रहा है। अब सेक्शन जो आपका यहाँ पे आ रहा है, सेक्शन 9 आ रहा है, सेक्शन 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं या फिर हम अंदर बताते हैं। देखिए, इंटरिम मेजर बाय कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत में इसको प्रोवाइड किया गया। कंपनसेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया। प्रोविजन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट कर प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन 11 में प्रोवाइड किया गया। कर ग्राउंड फॉर चैलेंज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत इसको प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन नंबर अगर 13 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एंड आर्बिट्रेटर अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 13 के अंडर इसको प्रोवाइड किया गया। सेक्शन नंबर 14 को आप देखिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू द फेलियर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत क्या कर रहा है हिंदी वाला, तो हिंदी वाले में सेक्शन 9 को अगर देखते हैं तो कर रहा है न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय आदि के बारे में बात कर रहा है। मीन्स की इंटरिम मेजर एक्सेट्रा बाय द कोर्ट क्या ले सकता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। कोई पक्षकार मध्यस्थतम कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान या मध्यस्थतम पंचायत दिए जाने के पश्चात किसी भी समय, परंतु धारा 36 के प्रावधान के किए जाने के पूर्व पंचायत को डिक्री के रूप में परिवर्तन किए जाने के पूर्व न्यायालय को निम्नलिखित के आदेश कर सकते हैं। अब कौन कौन न्यायालय आदेश कर सकता है, तो आदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्यस्थतम कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के संरक्षक की नियुक्ति के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों के संबंध में संरक्षण के अंतिम उपाय के लिए, अर्थात पहला कह रहा है किसी ऐसे माल की सुरक्षा, अंतरित अभिरक्षा या विक्रय जो मध्यस्थतम करार की विषय वस्तु है, इसके लिए कर सकता है। सेकंड जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि मध्यस्थतम में विवादस्त रकम प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा है निरीक्षण, परीक्षण तथा निरोध के बारे में भी बात कर रहा है। किस चीज़ के बारे में साथियों, तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, निरीक्षण, परीक्षण और निरोध के बारे में बात कर रहा है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 3 बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है। अब यहाँ पे देख लिए जो संशोधन 2016 में देखने के लिए आपको मिला था, कर रहा संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जहाँ मध्यस्थतम प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पहले एक न्यायालय अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई आदेश निर्देश धारा 9 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत देता है, तो मध्यस्थतम प्रक्रिया के प्रारंभ से 90 दिन के भीतर, ये आप लिमिटेशन पीरियड ध्यान में रखिएगा, 90 दिनों के अंतर उस तिथि से जिस तिथि को न्यायालय ने उक्त आदेश दिया था या न्यायालय द्वारा जो अतिरिक्त समय दिया गया था उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब सीधे आ जाइए धारा 10 पे, और धारा 10 जो आपका साथियों बात कर रहा है वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे मेन जो फैक्ट है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में, वो इवन नंबर में नहीं होने चाहिए। इवन नंबर का मतलब कि 2, 4
6 इसकी संख्या में नहीं होने चाहिए। जो भी आर्बिट्रेटर होंगे 3 की संख्या में होंगे, 5 की संख्या में होंगे, इस संख्या में हो सकते हैं, इस संख्या में नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सबसे सेक्शन नंबर 10 बता रहा है, ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बता रहा है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र होते हैं, परंतु यह संख्या 2, 4, 6, 8 नहीं हो सकते। यदि पक्षकार संख्या अवधारित करने में असफल रहते हैं तो मध्यस्थतम अधिकरण एकमात्र मध्यस्थतम से मिलकर बनेगा। मीन्स कि जो नहीं अगर डिसाइड कर पा रहे हैं पार्टी कि कितने हमारे पास मध्यस्थतम हो सकते हैं, तो ये जो मीडिएशन सेंटर है वो डिसाइड उनको करके देगा। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 11 को यहाँ पे डील करते हैं। ये मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार से हम आर्बिट्रेटर को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमको अपने मामले को मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर में लेकर के जाना है, एडीआर मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मध्यस्थों की नियुक्ति तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो देखिए कर रहा है, किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्ति को मध्यस्थतम नियुक्त किया जा सकता है, किसी भी राष्ट्र का हो सकता है, चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो, उसको भी क्या किया जा सकता है, एज अ मीडिएटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि क्या विदेशी को भी एज अ मीडिएटर नियुक्त किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 11 ये हमको बताता है, ये इजाजत देता है, सेक्शन नंबर 11 का क्लॉज 1। सेकंड करा, मध्यस्थतम की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए पक्षकार क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, 3 मध्यस्थतम वाले किसी मध्यस्थतम में प्रत्येक पक्षकार के एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और 2 नियुक्त मध्यस्थों के एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेगा, जो पीठासीन मध्यस्थता के रूप में कार्य करेगा और आगे कार्यवाही की जाएगी। वे मध्यस्थतम नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं जिसका वाद की विषय वस्तु में हित हो। मीन्स कि उसको उस व्यक्ति को मध्यस्थ नहीं नियुक्त किया जाएगा जो कि क्या होगा, उस पार्टी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, उस पार्टी से अगर बायस्ड हो जाएगा, तो इस टाइप का अगर व्यक्ति है तो उसको क्या किया जाएगा, एज अ मीडिएटर के रूप में उस व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, चाहे उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये बातें आप लोगों ने सेक्शन नंबर 11 में अच्छे से देख लिया। अब हम बात करेंगे साथियों सेक्शन नंबर नेक्स्ट, जो 11A आपका सेक्शन नंबर है 3 क, इसमें भी बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड 4th शेड्यूल। यहाँ पे पावर किसके पास दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के पास पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे उसको अमेंड कर सकता है। बस इतना ही सेक्शन नंबर 11 3 सब क्लॉज क के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इंग्लिश प्रोविजंस यहाँ पे दिया है, आप इंग्लिश प्रोविजंस को भी एज यूजुअल आप डील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16 वाले में कह रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो ये सेक्शन नंबर 16 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट कर रहा है द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी of the agreement cannot be determined under section 11 subclause 6 of the arbitration by the chief justice or a person nominated by him. दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 16 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरिम मेजर्स ऑर्डर बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन डेल्ट अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविजन रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कर रहा है द पार्टीज शैल बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी and each party shall be give a full opportunity to present his case under which section, तो ये सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत किया जा रहा है। नेक्स्ट कर रहा है डिटरमाइन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो ये सेक्शन नंबर 19 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी हिंदी में इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। द पार्टीज एंड फ्री टू एग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 20 में आपको देखने के लिए मिलता है। और जो आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन भी पूछेगा साथियों तो ये इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, अंदर घुस करके आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला नहीं है। अगर डीजीएस रहता तो एक बार समझ में भी आता कि ये अंदर घुस के पूछेगा, लेकिन ये डीजीएस नहीं है, ये बिहार जुडिशरी है और बिहार जुडिशरी में इससे 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और जो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो वो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए द पार्टीज आर फ्री टू एग्री अपॉन द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग ये होता है। नेक्स्ट करा है प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत ये किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों
नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द हियरिंग ऑफ रिटेन प्रोसीडिंग अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 24 के अकॉर्डिंग ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन नंबर 25 की बात करता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 25 में कह रहा है। सेक्शन नंबर 26 की बात करते हैं, प्रोविजन ऑफ एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत ये बात कर रहा है। तो इसी प्रकार से सभी सेक्शंस को यहाँ पे क्या किया गया, डील करते हुए ये चल रहा है। आगे अब हिंदी वाले पीडीएफ में आप देखिए, हिंदी वाले पीडीएफ में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बतानी है मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पे डील करूँ। साथियों अब आपको यहाँ पे फिर जो भी था यहाँ पे मैंने आपको इसमें बता दिया। अब इंग्लिश वाले पीडीएफ में यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कर रहा है, कि जो भी बात कर रहा है इंग्लिश वाले पीडीएफ में साथियों, वो सभी के सभी सेक्शन बेस्ड इंडेक्स पे काम कर रहा है। मीन्स कि इंडेक्स बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे सेक्शन नंबर 33 के बारे में बात कर रहा है कि सेक्शन नंबर 33 क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, एडिशनल अवार्ड के बारे में बात कर रहा है। जो एडिशनल अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में सेक्शन नंबर 33 बात कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए एडिशनल अवार्ड के बारे में सेक्शन नंबर 33 बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 31A अगर बात करते हैं, रेजिम फॉर कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, रेजिम फॉर कॉस्ट अप्लाई करने के सेक्शन नंबर 31A जो है आपका वो बात कर रहा है। जो चैप्टर 7 है बात कर रहा है, चैप्टर रिलेटिंग टू द रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड इन विच चैप्टर, तो ये चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दे रहा है रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड में बी मेड ओनली बाई एन एप्लीकेशन, किसके द्वारा किया जा सकता है, एक एप्लीकेशन लगा करके यहाँ पे किया जा सकता है। ये 30 डेज वाला प्रोविजन है, यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, 9 आ जाता है। तो साथियों आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था, जो ये पार्ट फर्स्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये पार्ट फर्स्ट है साथियों। पार्ट सेकंड भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पार्ट सेकंड में, वो सारी चीज़ों को मैं लेकर के आपके पास आऊँगा। और साथ ही साथ जो भी इसके एमसीक्यू हैं उस एमसीक्यू को भी डील करूंगा। साथ ही साथ जो 2021 का मेजर अमेंडमेंट है उस मेजर अमेंडमेंट को भी मैं आपके सामने डील करूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट साबित होगा। साथियों अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। और अगर इसमें कोई चीज़ अगर अपडेट करना है, कोई चीज़ नया डालना है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, तो आप वो भी हमको बताने का प्लीज़ प्रयास करें। क्या मैं उसमें किसी भी प्रकार के अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकता हूं तो वो चेंजेस मैं करूं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।